आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक्स कॉजेज एंड मेजरमेंट। अर्थक्वेक्स कहा जाता है जलजलों को या जलजले को। अब ये जलजला होता क्या है, इसे हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल नेशनल ज्योग्राफिक से ली है। अब इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो अब देखें, ये सारी चीज़ें हमें हिलती हुई नज़र आ रही है ना। तो ये जो हिलना होता है बेसिकली इसे हम जलजला कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सडन शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, यानी कि जमीन जो अचानक से हिलना शुरू हो जाती है। सडन शेकिंग का क्या मतलब है? अचानक से हिलना, यानी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब इसके कॉजेज क्या हैं, यानी कि व्हाई इट हैपेंस, ये क्यों होते हैं, ये क्यों जमीन वाइब्रेट करती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है कि हाउ वी रिकॉर्ड इट स्ट्रेंथ, यानी कि कितना पावरफुल जलजला है, इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें यानी कि अर्थक्वेक के कॉजेज और मेजरमेंट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं अर्थक्वेक के। तो अर्थक्वेक या जलजले का जो सबसे पहला कॉज है वो होता है, यानी कि किस वजह से होते हैं, कि मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, इसे हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं। तो इस पिक्चर में अगर देखा जाए तो हमें ज़मीन नज़र आ रही है, और जो ज़मीन की बाहर वाली सतह होती है इसे क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो क्रस्ट है ये कुछ छोटे बड़े टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है, और इन्हीं छोटे या बड़े टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि द अर्थ क्रस्ट, यानी जो ज़मीन की क्रस्ट है, इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज पीसेस, कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है। और ये कुछ छोटे टुकड़े भी होते हैं। तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? इन टुकड़ों को कहते हैं प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं, यानी मूवमेंट का क्या मतलब है कि ये तीन तरह से मूव करती हैं। यानी ये लिखा हुआ है ना, व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड। तो कोलाइड का मतलब है कि जब ये प्लेट्स टकराती हैं। टकराने का मतलब है कि जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसे हम कोलाइड करना कहते हैं। तो तब भी मूवमेंट होती है, और जब मूवमेंट होती है तो जलजला आता है। अब ये लिखा हुआ ना स्लाइड पास्ट। स्लाइड पास्ट का मतलब है कि जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, जब जो है वो ज़मीन के अंदर प्रेशर डेवलप होता है ना, तो ये एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तब भी मूवमेंट होती है, हरकत होती है। और फिर भी क्या होता है, ज़मीन वाइब्रेट करती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। और फिर एक और मूवमेंट होती है जिसमें ये जो लिखा है ना मूव अपार्ट, इसका क्या मतलब है कि जैसे ये एक प्लेट है और फिर एक ये प्लेट है, जब प्रेशर डेवलप हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, यानी फिर से मूवमेंट हुई। तो इस मूवमेंट की वजह से भी क्या होता है कि जलजला आता है। तो ये तो हो गई पहली रीज़न कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो उनकी मूवमेंट से क्या होता है, शेकिंग फील होती है, ज़मीन मूव करती है या ज़मीन वाइब्रेट करती है, और उस वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जलजले की दूसरी वजह क्या है? फॉल्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये जो फॉल्ट है ना, फॉल्ट भी बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट से ही इंटरलिंक है। कैसे? कि देखिए ये क्रस्ट है और क्रस्ट बड़े बड़े टुकड़ों में तकसीम हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और हमने ये कहा कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। अब इनकी मूवमेंट से क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर ये देखें, ये जो आपको ये टेक्टोनिक प्लेट्स नज़र आ रही है ना, लेकिन उसके साथ आपको ये दरारें भी नज़र आ रही हैं। तो ये दरारें, जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो ज़मीन में ये दरारें सी पैदा हो जाती हैं, और इन्हीं दरारों को हम फॉल्ट्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रैक्स इन रॉक्स। क्रैक्स इन रॉक्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखें जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी तो रॉक्स से ही बनी हुई है ना। तो ये इन्हीं क्रैक्स की बात हो रही है कि क्रैक्स इन रॉक्स वेयर सर्टेन मूवमेंट हैपन, यानी वो क्रैक्स जब के जो के रॉक्स के अंदर जनरेट हो जाते हैं, यानी जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो उनकी वजह से ये जो दरारें पैदा हो जाती हैं ना, तो उसको हम कहते हैं क्या? फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स की वजह से भी क्या होता है कि यानी जब ये दरारें पैदा होती हैं उसकी वजह से भी क्या होता है कि अर्थक्वेक या जलजले आते हैं। अब जलजले आने की तीसरी वजह होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। तो ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल क्लिक व्यू से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें आग सी नज़र आ रही है ना। तो चले हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखें ये एक पहाड़ है जिसमें से आग निकल रही है, और ये जो आग निकल रही है ना इसी को हम वॉल्केनो कहते हैं। तो जब ये वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, तो तब भी क्या होता है, शेकिंग, यानी ज़मीन वाइब्रेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी भी रीज़न है कि जो जलजले हैं वो इस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सम अर्थक्वेक्स हैपन नियर वॉल्केनोज, यानी कुछ जो अर्थक्वेक्स होते हैं, जलजले होते हैं ऐसे एरिया जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं या आर्टिफिशियल पहाड़ होते हैं, यानी ऐसे पहाड़ जिनमें से आग निकल रही होती है, वहाँ पे भी जलजले आते हैं।
तो ये तीन तो मेजर कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, यानी कि एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, दूसरा फॉल्ट्स की वजह से, और तीसरा है वॉल्केनिक एक्टिविटी। लेकिन कुछ माइनर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी जो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं ये उससे रिलेटेड है। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि जब माइनिंग हो रही होती है यानी कानकुनी के दौरान, या अगर कोई बिल्डिंग, बिग डैम्स का क्या मतलब है कि जब डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बन रहे होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, या एक्सप्लोजन्स, कोई धमाके होते हैं, तो हमें क्या फील हो रहे होते हैं, छोटे छोटी वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन, ज़मीन की शेकिंग फील हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जलजले आते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े लेवल के नहीं होते, लेकिन वाइब्रेशन ज़रूर फील होती है। तो ये तो हो गई कॉजेज़ की बात। अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट की, कि ज़लज़लों को मेजर किस कैसे या रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है एक तो साइज्मोग्राफ की हेल्प से, और दूसरा तरीका है रेक्टर स्केल, और ये दोनों भी इंटरलिंक्ड हैं। तो सबसे पहले तो हम साइज्मोग्राफ समझ लेते हैं। तो जो साइज्मोग्राफ होता है ना, ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये देखिए, ये ग्राफ से बन रहे हैं ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइज्मोग्राफ क्या है, कि अ मशीन दैट रिकॉर्ड्स द शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि साइज्मोग्राफ एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, जो रिकॉर्ड करती है ज़मीन की शेकिंग यानी कि वाइब्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि शेकिंग या वाइब्रेशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो शेकिंग का मतलब ये है कि जब जलजला आता है ना, तो कुछ वेव्स बनती हैं, यानी कि उन्हें हम अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम साइज्मिक वेव्स भी कहते हैं। और ये जो साइज्मोग्राफ होता है ना, ये इन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड करता है, और ये रिकॉर्ड करता है एक पेपर के ऊपर। ये कुछ इस तरह की नज़र आती है, ये देखें, ये कुछ छोटी छोटी भी वेव्स होती हैं और कुछ बड़ी बड़ी वेव्स भी होती हैं। यानी जब जलजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बन रही होती हैं, लेकिन अगर छोटा हो तो फिर कुछ इस तरह की वेव्स बन रही होती हैं। और साइज्मोग्राफ इन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड करता है, और फिर इन्हीं वेव्स की बेस पे जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हाउ मच एनर्जी द अर्थक्वेक रिलीज्ड, कि जो ये जलजिला आया है उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितना पावरफुल था। मैग्नीट्यूड के साथ साइज्मोग्राफ डेप्थ भी मेजर करता है, यानी कि गहराई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाउ डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर कितना डीप था, कितना गहरा था अर्थक्वेक, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ से जो है वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, यानी ओरिजिनेट हुआ। तो चलें इसे हम एक पिक्चर से भी समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और फिर आपको इस मैग्नीट्यूड और डेप्थ की समझ आएगी। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें, तो हमें दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये ज़मीन की सरफेस है, क्रस्ट है, और ये ज़मीन के नीचे का पॉइंट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो ये पॉइंट है ना, इससे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। फोकस या हाइपोसेंटर ऐसा पॉइंट होता है, यानी पॉइंट इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर ऐसा पॉइंट होता है, वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक का आगाज हो रहा होता है। अर्थक्वेक्स वेव्स की फॉर्म में, कुछ इस तरह की वेव्स होती हैं जिनकी फॉर्म में अर्थक्वेक जनरेट हो रहा होता है, और फिर ये ज़मीन तक पहुँचता है। अब ये जो ये पॉइंट है ना ज़मीन के ऊपर, इसे कहा जाता है एपिसेंटर। अब ये जो एपिसेंटर होता है ना, ये बिल्कुल हाइपोसेंटर के ऊपर होता है, यानी एपिसेंटर ज़मीन के ऊपर होता है, हाइपोसेंटर ज़मीन के नीचे होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसा पॉइंट, डायरेक्टली अबव का क्या मतलब है, जो कि कौन से पॉइंट से, फोकस और हाइपोसेंटर, यानी ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्टली ऊपर है किसके, हाइपोसेंटर के। यानी ये एपिसेंटर है, ये हाइपोसेंटर है, ये ज़मीन के ऊपर है, ये ज़मीन के नीचे है। और जहाँ पे क्या हो रहा है कि वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट, यानी ज़मीन के ऊपर ऐसा पॉइंट जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक नीचे से स्टार्ट होता है ना, फिर वेव्स की फॉर्म में ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना एपिसेंटर अफगानिस्तान था, तो इसका मतलब है कि ज़मीन के ऊपर जो जलजला फील हुआ है ना, जिस एरिया में फील हुआ है, वो अफगानिस्तान है। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें ना, तो ये जो है वो हाइपोसेंटर है, और यहाँ से ज़मीन के नीचे वेव्स, अब देखिए गोल गोल क्या है, ये वेव्स हैं। इन्हीं वेव्स को जो है वो साइज्मोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये तो हो गया साइज्मोग्राफ, जिससे हमें पता चल गया कि जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो ये जो साइज्मोग्राफ है ये कैलकुलेट करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डेप्थ बताता है। अब ये रेक्टर स्केल क्या करता है, ये मेजर करता है, मेजर्स द मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ,
यानी कि जो ज़लज़ला है वो कितना पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने साइस्मोग्राफ के केस में भी तो यही मेजर किया है और अब रेक्टर स्केल में भी हम यही मेजर कर रहे हैं। असल में ये जो साइस्मोग्राफ है ये स्टार्ट है, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल रीडिंग लेते हैं, यानी ये वेव्स को बताता है, वेव्स को जनरेट करता है, फिर मैग्नीट्यूड और डेप्थ को भी ये बताता है। लेकिन ये जो रेक्टर स्केल है ना, ये जो मैग्नीट्यूड साइस्मोग्राफ बताता है ना, उसको ये बताता है रेंज की फॉर्म में, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में, जो कि होता है स्केल 0 से 10 तक। तो चलें अब ये जो टेबल है ना ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रेक्टर स्केल का टेबल है जिसकी हेल्प से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इन रेंजेस को देख के कि ज़लज़ला कितना पावरफुल था, क्योंकि साइस्मोग्राफ ने तो वेव्स की फॉर्म में रीडिंग दी है ना, तो ये रेंज की फॉर्म में यानी नंबर्स की फॉर्म में रीडिंग देगा। जैसे अगर हम देखें इस टेबल में तो एक तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है और इसके इफेक्ट्स दिए हुए। सबसे पहले अगर हम देखें ना, ये लिखा हुआ है ना 0 से 1.9, तो इसका मतलब है कि अगर रेक्टर स्केल पे 0 से 1.9 का ज़लज़ला अगर हम रिकॉर्ड करें तो इसका मतलब है ये बहुत छोटा है, माइक्रो लेवल के, वो हमें फील भी नहीं होगा। फिर अगर हम 2 से 2.9 की बात करें, यानी इसके दरमियान कोई रेक्टर स्केल रीडिंग हमें दे, वो भी माइनर होता है, उसमें हम एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन वो भी इतना रिकॉर्ड नहीं होता। फिर अगर हम 3 से 3.9 की बात करें, ये भी बहुत माइनर होता है, ये भी एक्सपीरियंस होता है लेकिन इससे डैमेज कोई नहीं होता। फिर अगर हम बात करें 4.0 से 4.9, तो ये भी लाइट होता है, शेकिंग फील होती है, रेटलिंग ऑफ आइटम्स, यानी जो चीज़ें वो हिलती हुई नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इससे भी कोई बहुत स्फीयर डैमेज नहीं होता। अब अगर हम बात करें ना कि 0 से लेके ये जो 4 है ना, ये चलें इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन 5 से ऑनवर्ड फिर जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने ये देखा होगा कि ये 4 तक है ना, यानी 4.0 से 4.9 तक, तो ये 10 का गैप है। तो हर जो 10 का स्टेप है ना या रेंज है ना, वो मजीद पावरफुल होगी। यानी 4 से 4.9 और 5 या 4.0 से 5.0 की अगर हम बात करें ना, तो 4 से ज़्यादा मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है या डैमेजिंग हो सकता है 5 का। इसी तरह से 5 और 6 में भी इसी तरह से है कि 6 वाला ज़्यादा डिजास्ट्रस होगा, ज़्यादा डैमेजिंग होगा एज कम्पेयर टू 5। अच्छा, अब अगर हम 5.0 ये से 5.9 के दरमियान अगर रेक्टर स्केल कोई रीडिंग जनरेट करता है, तो इसका मतलब है कि ये वीक कंस्ट्रक्शंस को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी मिट्टी के घर होंगे वो टूट सकते हैं, कॉज माइल्ड डैमेज टू द स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शंस। लेकिन स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शंस में भी कुछ हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकता है ये जलजिला। अगर 6 से 6.9 हो तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जब भी कोई जलजिला आता है ना, तो हम ये कह रहे होते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेक्टर स्केल पे इतना है, तो ये रेक्टर स्केल इसी तरह से रीडिंग्स को ले रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये स्ट्रॉन्ग होता है अगर 6 से 6.9 के दरमियान हो, और ये इफेक्ट करता है अप टू 160 किलोमीटर्स फ्रॉम द एपिसेंटर। अब एपिसेंटर क्या है, ज़मीन के ऊपर वो पॉइंट जहाँ से जलजिला स्टार्ट हुआ, तो ये तकरीबन 160 किलोमीटर्स जो वो मेन पॉइंट है ना, उससे 160 किलोमीटर्स के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे एरियाज़ इफेक्ट होंगे। फिर 7.0 से 7.9 अगर है तो मेजर है, डिजास्ट्रस है, और ये बहुत ज़्यादा एरिया पे फैल सकता है और ये स्वेयर डैमेज हो सकता है इसकी वजह से। फिर 8 से 8.9 का हो तो ये बहुत ज़्यादा है, और कैन गो बियॉन्ड 100 माइल्स। अब देखिए ये 100 माइल से भी ज़्यादा का एरिया कवर कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। फिर 9.0 से 9.9 तक का हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब 7 8 9 का बहुत ज़्यादा समझा जाता है। एंड कैन गो बियॉन्ड 1000 माइल्स, तो ये देखें ये 1000 माइल से भी ज़्यादा का एरिया कवर कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है। और 10.0 प्लस एपिक, यानी कि ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रेक्टर स्केल होता है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मैयर करता है, डेप्थ नहीं मैयर करता। डेप्थ कौन मैयर करता है, डेप्थ मैयर करता है साइज्मोग्राफी। यानी साइज्मोग्राफ आपको वेव्स भी दे रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड यानी पावर भी बता रहा है, और उस पावर को फिर जो है वो रेक्टर स्केल पे मैयर किया जा रहा है रेंजेस की फॉर्म में। लेकिन डेप्थ क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से कितना मतलब गहरा है, वो गहराई भी ये साइज्मोग्राफ बताता है। तो आज की वीडियो में हमने अर्थक्वेक यानी जलजिले क्यों आते हैं, उनकी वजूहात डिस्कस की, और हम उनको किस तरह से मैयर करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया।